इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 साइंस का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 5 का नाम है ऐतिहासिक स्मारक। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। क्लास 5 साइंस पर्यावरण और हम बुक का प्लेलिस्ट। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। किसके बारे में? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। तो पढ़ते हैं चैप्टर। छुट्टी के दिन जरताज, सना और जैनब अपने पापा के साथ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को देखने गए। तो जरताज, सना और जैनब क्या है? भाई बहन है। अपने पापा के साथ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को देखने के लिए। सना ने शिक्षक से पूछकर निम्न बातों को अपनी डायरी में नोट किया था। सना पहले से ही जानकारी इकट्ठा की थी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, अपने शिक्षक से पूछ करके, और डायरी में नोट बना लेते हैं। क्या लिखी हुई थी डायरी में? हम लोग जिसे नालंदा खंडहर कहते हैं, वास्तव में यह प्राचीन काल में एक विशाल विश्वविद्यालय था, एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। अब जरा सोचिए, बिहार के नालंदा जिला में जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो दुनिया का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। कहने का मतलब क्या? ऐसा यूनिवर्सिटी, ऐसा कॉलेज था ना जिसमें हॉस्टल का सुविधा था। छात्र वहां पर आके रह सकते हैं हॉस्टल में और पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो अगर आपसे पूछेगा कि संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था, यानी वैसा विश्वविद्यालय इसमें हॉस्टल का सुविधा था, तो था नालंदा विश्वविद्यालय। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के संरक्षण में इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। तो आपसे पूछेगा ना कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो क्या बोलेगा? 5वीं शताब्दी। और कौन बनाए थे? गुप्त वंश के राजा थे कुमार गुप्त। ठीक है, गुप्त वंश के राजा थे कुमार गुप्त, यही बनवाए थे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कब बना, कौन बनाया, और राजा जो बना है वो किस वंश के थे? तो गुप्त वंश के थे। और संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। जरताज ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक पढ़ी। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या होता है? ठीक है, पुरातत्व कहते हैं क्या? कुछ भी खुदाई करके जो हम प्राप्त करते हैं ना, तो इस घटना को कहते हैं पुरातत्व। ठीक है, पुरातत्व। तो एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, वो क्या करता है? वो खुदाई करता है। खुदाई से सिक्का मिला, घड़ा मिला, कोई बर्तन मिला, ठीक ना, इस तरह से, और या इस तरह से खंडहर मिला भवन का जो पहले बनाए गए थे, और मिट्टी से क्या ये सब दब गए हैं, तो ये खुदाई से ये सब मिले हैं। तो ये सब जो मिलता है ना, तो इसको किताब में लिख देता है, छपवा देता है, ठीक है, ताकि सभी लोग क्या पढ़ सके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो जरताज वही पुस्तक पढ़ी। जरताज ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक पढ़ी और जाना इसमें 10,000 से भी अधिक छात्र थे और लगभग 2,000 शिक्षक थे। ठीक है, 2,000 शिक्षक। तो जरा आप सोचिए, 3 0 3 0 क्या हो गया? कट गया, 2 25 10, यानी 5 छात्र पर ना, 5 छात्र पर एक शिक्षक थे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 5 छात्र पर, ठीक है ना, एक क्या थे? शिक्षक थे। इस ज्ञान केंद्र ने विश्व के कोने कोने से विद्वानों तथा छात्रों को आकर्षित किया। विद्वान आकर्षित होते थे क्या? अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए यहाँ पर आते थे, पढ़ते थे। और विद्वान जो रहते थे ना, कोई भी सब्जेक्ट के विद्वान यहाँ पर पढ़ाने के लिए आते थे। पढ़ाने के लिए उनको अच्छा पैसा मिलता था। और छात्र तो पढ़ने के लिए आएंगे ही। कुछ कुछ छात्र है ना, यहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए, जब उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाता था ना, तो वो पढ़ाने भी लगते थे। ऐसे भी छात्र होते थे। यहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि देशों से लोग पढ़ने पढ़ाने के लिए आते थे। पढ़ने के लिए तो आते ही थे, साथ ही साथ पढ़ाने के लिए भी आते थे। ठीक है, देखिए, कोरिया 2 है, कोरिया 2 देश है, एक उत्तरी कोरिया है, एक दक्षिणी कोरिया है। उत्तरी कोरिया के बारे में आप जानते ही होंगे, किम जोंग वहाँ का तनाशा है। और चीन और तिब्बत ये हमारे पड़ोसी देश हैं।
तो आपसे पूछेगा ना कि कौन कौन से देश से भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। तो लिखेंगे कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि देशों से। आदि लगाना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि इतने देश नहीं है, बहुत सारे देशों से आते थे। ठीक है, इतना का नाम लिख देंगे तो काम चल जाएगा। जैनब ने सूचना पट्टी पढ़कर नोट किया। तो नालंदा का खंडर है ना, तो वहां पर क्या ढेर सारा सूचना पट्टी रहता है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ रहता है उस खंडहर से संबंधित चीज है। आप कहीं भी घूमने जाएंगे ना तो आपको ये मिलेगा देखने को। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष काल था। उत्कर्ष काल कहते हैं ना वैसा समय। काल मतलब क्या होता है? समय। उत्कर्ष में क्या होता है? तरक्की। तो 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच ना नालंदा विश्वविद्यालय बहुत तरक्की कर रहा था। चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आकर पढ़े तथा पढ़ाए। ठीक है, चीनी यात्री आए थे ह्वेनसांग, यहाँ पर पढ़े, और जब उनको नॉलेज मिल गया ना तो सोचे कि चलो पढ़ा भी लेते हैं, तो फिर पढ़ाएं भी यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में। 12वीं शताब्दी के अंत तक इस विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र का अंत हो गया। ठीक है, कब अंत हुआ? 12वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, 12वीं शताब्दी के अंत में। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का अंत कैसे हुआ? देखिए नालंदा पर ना एक तुर्क आक्रमणकारी हमला कर दिया था। ठीक है ना, तुर्क आक्रमणकारी कहने का मतलब क्या? वो तुर्की से आया था। देख रहे हैं, यहाँ से आते थे ना छात्र पढ़ने के लिए, तुर्की देश से। तुर्की एक मुस्लिम देश है। ठीक है ना, आप इधर बढ़िएगा ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक ना, इराक, ईरान, इस तरह से और आगे बढ़िएगा तब आपको तुर्की देश मिलेगा। तो तुर्की से आया था एक आदमी। ठीक है, एक आदमी आया था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी वो आया और नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया। कब किया? 1193 में। कब किया? 1193 में। तो बख्तियार खिलजी 1193 में आया और इसमें आग लगा दिया। जिसके लाइब्रेरी में आग लगाया ना तो उसमें लगभग 9 लाख किताब था। तो पूरा लाइब्रेरी को जलने में ना लगभग 3 महीना का समय लगा। तो आपसे पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद करने वाला कौन था? तो लिखेंगे बख्तियार खिलजी। वो किस देश का था? तुर्की का था। और नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी को जलाया तो कितने महीने तक जला? तो 3 महीने तक जला। उसमें किताब लगभग कितना था? तो 9 लाख था। तो ये सब आप याद रखिएगा। तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है 12वीं शताब्दी के अंत तक। ठीक है, 1193 में आया था और आक्रमण किया था और इसको बर्बाद कर दिया था। तो यही बोला जा रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक इस विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र का अंत हो गया। बहुत ही दुखद घटना हुआ। गाइड ने बताया। ये गाइड किसको कहते हैं? GUID, गाइड। गाइड कहते हैं ना जो हमें रास्ता बताता है। जब आप कहीं घूमने जाएंगे ना, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, या फिर नालंदा का खंडहर, तो वहां पर एक व्यक्ति होता है। उसका काम ही होता है क्या? उसके बारे में सब कुछ बताना। ठीक है, जहां पर वो है, जैसे मान लेते हैं कि ताजमहल का, तो ताजमहल के बारे में सब कुछ बताएगा और बदले में वो आपसे पैसे लेगा। गाइड ने बताया इस विश्वविद्यालय का भवन प्राचीन कला का बेहतरीन नमूना है। जो प्राचीन कला का, इसको ना बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था, जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। तो बीच में क्या है? बीच में पूरा बनाया गया और चारों तरफ क्या ऊंचा ऊंचा भवन बनाया गया ताकि कोई भी प्रवेश न कर सके। ठीक है, कोई भी प्रवेश न कर सके। इसका मुख्य द्वार शानदार था। मुख्य द्वार यानी क्या? मेन गेट। जैसे आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं ना, तो उसका क्या होता है? एक मेन गेट होता है। सब घर का दरवाजा तो रहते ही है, यानी सब फ्लैट का, सब रूम का दरवाजा तो रहते ही है। साथ ही साथ बिल्डिंग का एक मेन दरवाजा होता है जिसको बोलते हैं मुख्य द्वार हिंदी में। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण तथा 10 मंदिर थे जिनमें अनेक ध्यान केंद्र थे। तो 10 मंदिर था और इसमें अनेक ध्यान केंद्र था। इस ध्यान केंद्र में शिक्षक और छात्र ध्यान करते थे और अपने मन को शांति प्रदान करते थे, और इस प्रकार से छात्रों को मन लगता था पढ़ने में। पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था, जो 9 मंजिली इमारत में स्थित था। अब जरा सोचिए, अभी 9 मंजिला इमारत, ठीक है, हम लोग तो बनाते नहीं हैं, उस समय था 9 मंजिला इमारत। ठीक है ना, 9 फ्लोर था। तो आप ये याद रखिएगा, धर्मगंज। आपसे पूछेगा कि पुस्तकालय क्षेत्र को क्या कहते थे, तो धर्मगंज कहते थे, और ये 9 मंजिली इमारत में स्थित था। इसमें 3 पुस्तकालय थे, रत्नदधि,
रत्नरंजक तथा रत्न सागर। तीनों पुस्तकालय को नाम दे दिया गया है रत्नदधि, रत्नरंजक तथा रत्न सागर। जरताज सना और जैनब के पापा ने भी विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की। वो क्या बताते हैं, इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे जो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश देते थे। आप जरा सोचिए कि एक जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है ना, इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है, सभी देशों से आएंगे विद्यार्थी, ठीक है, पढ़ने के लिए और शिक्षक आएंगे पढ़ाने के लिए, तो उनका तो टेस्ट लेना बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि इसमें सीट क्या है, लिमिट है, सीट लिमिट है। लगभग कितना था, 10,000 कितना छात्र थे, लगभग 2,000 शिक्षक थे, तो मान लेते हैं कि 10,000 छात्र इसमें पढ़ेंगे, लेकिन पूरे देश में तो 10,000 छात्र हैं, बहुत सारे हैं और सभी चाहते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय क्या था, बहुत ही फेमस था, ठीक है, भारत में नहीं सिर्फ पूरे देश में, पूरी दुनिया में फेमस था, तो सभी छात्र चाहते थे कि इसमें आगे पढ़े। तो क्या है ना, एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता था, एंट्रेंस एग्जाम। जैसे ही आएंगे तो गेटे पे 4 गो शिक्षक है, तो पूरा पंडित है, मतलब क्या है, विद्वान है, और वहीं पर उनका क्या प्रवेश परीक्षा है, एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, ठीक है, बोलेंगे कि ये सवालों का जवाब दो और पास कर जाओगे एंट्रेंस एग्जाम, तभी जाके तुम्हारा एडमिशन होगा। हम लोगों को खुश होना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। तो नालंदा जो खंडर है, ठीक है ना, उसको फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। यहाँ पर फिर से सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही है और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी भी बनाया गया है, ठीक है। उसमें क्या है, कोई भी घर से पढ़ाई कर सकता है, सिर्फ एडमिशन ले लेना है, ठीक है, और आपको क्या किताब दिया जाएगा, किताब ले जाइए घर में, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आप घर से ही पढ़ सकते हैं, बस एग्जाम देने जाना होगा। इसको बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। यह कार्य पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में आरंभ हुआ तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन एवं अन्य विशेषज्ञों की देखरेख में चल रहा है। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तो रहे नहीं, ठीक है, लेकिन इनके कार्यकाल में ना ये आरंभ हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का कार्य। और नोबेल पुरस्कार डॉक्टर अमर्त्य सेन थे, ठीक है, डॉक्टर अमर्त्य सेन, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ना नोबेल पुरस्कार मिला था और इनको भारत रत्न भी मिला था। नोबेल पुरस्कार क्या इंटरनेशनल लेवल का पुरस्कार है, भारत रत्न तो अपने देश का है। प्राचीन विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। अगर ये फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा ना, फिर से फेमस हो जाएगा, सारी सुविधाएं फिर से आ जाएगी, तो सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए गौरव का क्षण होगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय का नाम लिखिए। यह विश्वविद्यालय कहाँ है, इस विश्वविद्यालय में कहाँ कहाँ से छात्र आते थे, विश्वविद्यालय के भवन कैसे थे, इसके पुस्तकालय के बारे में लिखिए। ये सब सारे क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है कुछ। नालंदा विश्वविद्यालय पर जानकारी बच्चों के किन किन स्रोतों से मिले, ठीक है, ये भी लिखेंगे। कोई शिक्षक से पूछा, कोई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का किताब पढ़ा, गाइड से कोई पूछा, गाइड जो बताया ना घूमते हैं तो बताता है, बदले में वो पैसे लेता है, ठीक है, वो उससे पता चला। फिर क्या, फिर उन बच्चों के पिताजी बताएं, तीन सारी चीज़ों से मालूम पड़ा बच्चों को जानकारी। तो चलिए क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं। पहला सवाल है, विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय का नाम लिखिए। वैसा विश्वविद्यालय इसमें पहली बार हॉस्टल का सुविधा था, तो क्या हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बिहार के नालंदा जिला में। बिहार में कितने जिले हैं, 38 जिले हैं, ठीक है। तो पटना देखिए, पटना इस तरह से है ना, इस तरह से लंबा जिला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, नालंदा जिला है, ठीक है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि नालंदा जिला कहाँ पर है, तो ये रहा नालंदा जिला। इस विश्वविद्यालय में कहाँ कहाँ से छात्र आते थे, तो आंसर लिखेंगे, इस विश्वविद्यालय में छात्र कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि देशों से आते थे। देश तो ढेर सारे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ देशों का नाम बताया गया है, इसलिए यहाँ पर आदि लिखना बहुत जरूरी है। आदि का मतलब क्या है, ऐसे देश और भी हैं, उनमें से कुछ को लिखा गया है।
विश्वविद्यालय के भवन कैसे थे? तो देखिए, विश्वविद्यालय के भवन चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था ताकि कोई फांग नहीं पाए। इसका मुख्य द्वार शानदार था, एकदम डिजाइन एकदम बनाया हुआ था। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण तथा 10 मंदिर थे, जिनमें अनेक ध्यान केंद्र थे, जहां पर स्टूडेंट और टीचर ध्यान करते थे अपने मन को शांत रखने के लिए। इसके पुस्तकालय के बारे में लिखिए, ठीक ना, लाइब्रेरी। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था, जो 9 मंजिली इमारत में स्थित था। 9 मंजिली। इसमें 3 पुस्तकालय थे। तीनों का नाम क्या था? रत्न दधी, रत्न रंजक तथा रत्न सागर। ये जो रत्न लिखा हुआ ना, कैसे लिखा हुआ? र, अध, त और न, रत्न। समझ गया? आगे बोला जरा, जानकारी के स्रोत और क्या क्या हो सकते हैं? और मतलब क्या समझे? पहला क्या किया था? वो शिक्षक से पूछा था, अपने डायरी में नोट बना लिया था। दूसरा क्या? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का किताब पढ़ा था, ठीक है। फिर अपने पिताजी से पूछा, फिर गाइड से पूछा, ठीक ना। इन चारों के अलावे, ठीक ना, और क्या क्या हो सकते हैं जानकारी के स्रोत नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में? इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया? जानकारी के और क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। तो उन चारों को क्या करना है? छोड़ करके लिखना है। अपने साथियों एवं शिक्षक से चर्चा कर लिखिए। तो देखिए, आपको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, सारा हम ही बता देते हैं। देखिए, पहला क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लिखे बोर्ड। आप कहीं घूमने जाइएगा तो बोर्ड लगा हुआ रहेगा, उस पर लिखा हुआ रहेगा कि कब बनाया गया था, ठीक है, क्यों बनाया गया था, इसके बारे में बहुत सारी विशेषताएं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो वो हो गया बोर्ड। उसके बाद स्तंभ लेख, ठीक ना, बड़ा बड़ा क्या रहेगा? पिलर रहेगा, ठीक ना, पिलर। और इस पे क्या? इस पे खुदाया हुआ रहेगा, चीनी से ठोक ठोक के लिखा हुआ रहता था, तो उसको बोलते हैं स्तंभ लेख। फिर हो गया शिलालेख। पत्थर पे लिखना है ना, उसको बोलते हैं शिलालेख। शिला मीन्स क्या होता है? पत्थर। तो पत्थर पर जो खोद खोद करके, ठीक है, ठोक ठोक करके जो लेख लिखा जाता था ना, उसको बोलते हैं शिलालेख। तो इससे जानकारी मिल सकता है जो शिलालेख कब बनाया गया था और स्तंभ लेख कब बनाया गया था। 5वीं शताब्दी से लेकर कब तक? 12वीं शताब्दी तक। क्योंकि 12वीं शताब्दी 1193 में क्या हो गया था? नालंदा विश्वविद्यालय समाप्त हो गया था, और 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना किए थे कुमारगुप्त, गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त। तो इस सब के बीच में जो बनाया गया था ना स्तंभ लेख और शिलालेख है, तो उससे हमें जानकारी मिल सकता है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। और कैसे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकता है? तो है इतिहास की पुस्तकें। हम इतिहास की पुस्तकें पढ़ेंगे तो उसमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन जरूर किया गया है। खास करके वो किताब, जैसे था ना, चीन से आया था ह्वेन सांग, ठीक है, आया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर पढ़ा और पढ़ाया भी, और किताब लिख के गया, ठीक है। तो उस किताब में ना नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है वो। तो वो किताब है, और भी ढेर सारी किताबें हैं, बहुत फेमस किताब है। और कैसा पता चल सकता है? प्राचीन चित्र और मूर्तियाँ। तो कुछ कुछ मूर्तियाँ हो सकती हैं, कुछ कुछ चित्र हो सकते हैं, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया हो सकता है। तो ये सबसे हमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकता है, ठीक, उन चारों को छोड़ करके जो अभी हम डिस्कस किए थे। आगे बोला जा रहा है, इन स्रोतों से जानकारी लेना हो तो क्या करेंगे? सही विकल्प पर सही का निशान लगाए। तो इन स्रोतों से जानकारी लेना, ठीक है, मान लेते हैं कि घूमने गया तो यहाँ पर सूचना पट्टी पे लिखा हुआ नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, ठीक है, ये खंडहर कब खोज हुआ था, कौन खोज किया, नष्ट कौन किया, कब मिला, इस तरह से बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो क्या करेंगे? सिर्फ लिख लेंगे। ये जो पढ़े हैं, पढ़ना नहीं, खाली लिख लेना, छाप लेना है, नहीं, ये तो होगा ही नहीं। सिर्फ पढ़ लेंगे, पढ़ने से थोड़ी हो गया, उसको पढ़ना है, लिखना है, और अपने दोस्तों के बीच में बाकी सबसे डिस्कशन करना है, उसके बारे में जो कन्फ्यूजन रहेगा ना वो सारा दूर कर लेना है। तो ये भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी किताब को सिर्फ पढ़ लिए, तो वो हो गया काम नहीं ना, उसको पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर बनाइएगा, फिर इसको याद कीजिएगा, फिर कुछ नहीं समझ में आता है तो शिक्षक से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं, तब ना कन्फ्यूजन क्लियर होता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे, पहले पढ़ेंगे, फिर लिख लेंगे और चर्चा करेंगे, हाँ ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? सही का टिक मारा हुआ है। पढ़कर चर्चा करेंगे मगर लिखेंगे नहीं, नहीं लिखना बहुत जरूरी है, तो ये नहीं होगा।
तो क्या बोल रहा था, जो सही है उसमें क्या करना है, सही का निशान लगाना था, लगा दिया निशान। आगे है उपर्युक्त। उपर्युक्त मतलब क्या, ऊपर दिए गए, तो ये ऊपर दिया गया है, ठीक है। उपर्युक्त में से आपने कौन सा विकल्प चुना और क्यों। तो विकल्प कौन सा चुने हैं, तीसरा विकल्प चुने हैं, तो लिखेंगे उपर्युक्त में से मैंने विकल्प 3 चुना। और पूछ रहा है क्यों, क्योंकि पढ़ने के बाद किसी जानकारी को लिख लेने से और फिर उसके बारे में चर्चा कर लेने से वह जानकारी व्यक्ति को लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। उसके बारे में कन्फ्यूजन दूर करना क्या है, बहुत जरूरी है। तो आपस में जब डिस्कस करते हैं तो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। जब कन्फ्यूजन दूर हो गया, वो बात हमें अच्छे से समझ में आ गया ना, तो है ना, वो लंबे समय तक जानकारी हमारे दिमाग में रहती है। आगे बोला जा रहा है बिहार के स्मारक। स्मारक मतलब क्या, याद दिलाने वाली जो चीजें हैं ना, ठीक है, वो स्मारक कहेंगे। तो देखिए, बिहार प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों से भरा पड़ा है। बिहार में बहुत सारी चीजें हैं ना जो हमें प्राचीन काल की याद दिलाते हैं, चाहे मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगीर हो या पाटलिपुत्र वर्तमान पटना। तो पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र है। नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय हो या भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो आपसे पूछेगा क्या सवाल कि राजगीर का पुराना नाम, तो गिरिव्रज। मगध है ना, मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है। प्राचीन काल में एक अशोक राजा थे, इनके समय में ना मगध साम्राज्य बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, ठीक है। यहाँ तक कि कहाँ तक चल गया था, अफगानिस्तान तक चल गया था। पाकिस्तान के बाद जो आता है ना अफगानिस्तान, ठीक है, वहां तक चला गया था। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि बिहार में बहुत सारी चीजें जो हमें प्राचीन काल की याद दिलाते हैं। नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय हो या भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सबसे ज्यादा फेमस था नालंदा विश्वविद्यालय। उसके अलावा बिहार में ना, बिहार के भागलपुर जिला में एक और विश्वविद्यालय था, नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो पूछेगा आपसे ना कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिला में है, तो भागलपुर में है। बोध गया महात्मा बुद्ध के लिए विख्यात है। तो बोध गया फल्गु नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वहां पर एक मंदिर बनाया गया है जिसको कहते हैं महाबोधि मंदिर। तो अगर आपसे पूछेगा कि महाबोधि मंदिर कहाँ है, तो बोध गया में है। तो वैशाली भगवान महावीर की जन्मस्थली के लिए, तो वैशाली जो जिला है ना, वैशाली जिला है, ठीक है, तो यहाँ पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और वैशाली जिला में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। बिहार में सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब है, ठीक है, और सूफी संतों का केंद्र भी यही राज्य रहा है। तो देखिए, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, और सिखों के पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक जी थे। कौन, गुरु नानक जी थे। तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, पटना साहिब है। प्राचीन काल में सम्राट अशोक का राज्य भी रहा। तो मगध साम्राज्य है ना, बहुत बड़ा साम्राज्य था। अशोक के समय में क्या, बहुत बड़ा फैल गया था, और बहुत बड़ा फैल गया था। तो अशोक का नाम है ना बहुत ज्यादा आता है। तो ये जो मगध देख रहे हैं ना, मगध साम्राज्य बड़ा तो बहुत था, लेकिन ये बिहार वाले क्षेत्र से क्या वो फैला था। उसने उसने यानी क्या, अशोक ने। आप इस पे सीरियल भी देखे होंगे, ठीक ना, महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक। उसने जन कल्याणकारी संदेशों के साथ अनेक स्तंभ बनवाए जो आज भी नंदनगढ़, लौरिया तथा कोल्हुआ में देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ढेर सारे स्तंभ बनाया, कौन, अशोक, ठीक है। जैसे देख सकते हैं अशोक स्तंभ, यहाँ पर शेर है। मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। बौद्ध यानी क्या, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ देख सकते हैं ये अशोक स्तंभ, और वैशाली का ये स्तूप है, और केसरिया का ये स्तूप है। केसरिया, केसरिया में क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है, ठीक है। और ये केसरिया जगह जगह है, ये रंग नहीं है, यहाँ पर ये जगह है। तो ये जगह कहाँ है, मोतिहारी जिला में है। आगे बोला जा रहा है पटना संग्रहालय दर्शनीय है, ठीक है ना। पटना संग्रहालय, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पटना म्यूजियम। तो जो नया वाला म्यूजियम बना है ना, वो बोरिंग रोड में है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना, पटना संग्रहालय। तो ये बोला जा रहा है पटना संग्रहालय, ठीक है, दर्शनीय है।
पटना संग्रहालय क्या है, एक पुराने वाला भी है और एक तो नया वाला भी है। तो पटना संग्रहालय दर्शनीय है, दर्शनीय यानी क्या, देखने लायक है, दर्शन करने लायक है। तो पटना का गोलघर अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब क्या, ऐसा और नहीं है, पटना का गोलघर जैसा और आपको बिल्डिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन है। तो अद्वितीय मीन्स क्या होता है, यूनिक, खास। गोलघर के ऊपर चढ़कर पटना शहर तथा गंगा दर्शन अच्छी तरह किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये गोलघर देख रहे हैं, ठीक है, ये तो बहुत अच्छे से पेंट हो चुका है, ये तो पुराना वाला फोटो है। तो यहाँ पर जब पहुँचिएगा, ठीक है, तो यहाँ से पीछे देखिएगा ना कि गंगा नदी बह रही है, बहुत ही चौला, ठीक है, बहुत ही चौला दिखाई पड़ेगा आपको गंगा नदी, ठीक है, और पटना शहर आपको बहुत अच्छे से दिखाई पड़ेगा। आगे है औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर तथा पावापुरी का जल मंदिर अद्भुत है। पावापुरी ये कहाँ है, नालंदा जिला में है, और औरंगाबाद तो ये तो जिला ही है, गया के बगल में। तो आप घूम सकते हैं, बोधगया घूम सकते हैं, उसके बाद उसके बगल में औरंगाबाद है, ठीक है, वहाँ पर आप देव सूर्य मंदिर देख सकते हैं। नालंदा जिला में जाइएगा तो राजगीर देख सकते हैं, उसके बाद जो शीशा वाला बना है पुल वो देख सकते हैं, जू सफारी कर सकते हैं, जू सफारी, और पावापुरी का जल मंदिर भी देख सकते हैं, ठीक है, जल मंदिर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब क्या है, ये सब पानी है, ठीक है, पानी, ठीक है, और यहाँ पर यानी जाने वाला बनाया हुआ है, और तब जाके आप यहाँ पर पहुँचिएगा जल मंदिर में। ये जल से क्या है, जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको जल मंदिर कहते हैं। पावापुरी कहाँ है, नालंदा जिला में है। इन स्मारकों की वजह से हमें गर्व है, ठीक है, बहुत ही गर्व है, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन है, ठीक है, और ये हमारे धरोहर का प्रतीक है। बहुत सारे देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। जल मंदिर हो गया, औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर हो गया, गोलघर हो गया, उसके बाद अगर बात करें तो क्या हो गया, बोधगया हो गया, उसके बाद अगर बात करेंगे तो वैशाली है ना, वैशाली भगवान महावीर की जन्म स्थली, यहाँ पर भी लोग आते हैं घूमने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर देखने आते हैं, भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सभी जगह घूमने आते हैं लोग। तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, इस दृष्टि से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिहार के स्मारक। यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है बिहार की राजधानी के कुछ स्मारकों के बारे में लिखिए, और ये सब सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ये सब सवाल। तो चलिए ये सब सवालों को डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन है बिहार की राजधानी के कुछ स्मारकों के बारे में लिखिए। बिहार की राजधानी यानी पटना के बारे में लिखना है, ठीक है, पटना के कुछ स्मारक। तो गोलघर के बारे में लिख देंगे, पटना संग्रहालय के बारे में लिख देंगे, ठीक है, तो ये तो पटना में ही है, बिहार की राजधानी पटना। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब है। पटना संग्रहालय दर्शनीय है, तो पटना का गोलघर अद्वितीय यानी यूनिक, खास है। गोलघर के ऊपर चढ़कर पटना शहर तथा गंगा दर्शन अच्छी तरह किया जा सकता है। तो यहाँ पर बोल रहा था क्या, बिहार की राजधानी पटना के बारे में लिखने के लिए। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब पटना में ही है, पटना संग्रहालय पटना में है, गोलघर पटना में है, ठीक है, तो इसी के बारे में लिखना था तो लिख दिए। आपने कभी कोई दर्शनीय स्थल देखा हो तो उसके बारे में लिखें। तो कभी कहीं भी अगर दर्शनीय स्थल देखे ना, ठीक है, तो उसके बारे में लिखना है। तो पटना का गोलघर तो कई बार जा चुके हैं, तो उसी के बारे में लिख देते हैं। तो आप जहाँ कहीं गए हैं ना दर्शनीय स्थल, ठीक है, दर्शनीय स्थल मतलब क्या, दर्शन करने योग्य स्थल, खास स्थल, ठीक है, तो उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर एक लिख के दिखाते हैं कि कैसे लिखते हैं, आप अपने बारे में लिखिएगा। मैंने पटना का गोलघर देखा है, ठीक है, पटना का गोलघर जो आप देखे हैं, तो यहाँ पर ही लिख दीजिएगा क्या देखे हैं, कौन सा स्थल देखे यहाँ पर, और जगह भी लिखना बहुत जरूरी है। मैंने पटना का गोलघर देखा है, यह पटना के गांधी मैदान के पास स्थित है, यह काफ़ी ऊंचा है, लेकिन अब क्या इससे भी ज़्यादा ऊंचा क्या बिल्डिंग बन चुका है, लेकिन पहले क्या काफ़ी ऊंचा था, अब भी ऊंचा ही है, पहले जैसा ही था, लेकिन इससे ऊंचा क्या अब बिल्डिंग बन चुका है। इस पर चढ़कर पटना शहर तथा गंगा का दर्शन अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा, ठीक है, ना बहुत बड़ा न ही बहुत छोटा, बिल्कुल इस तरह से, नहीं छोटा है नहीं बहुत बड़ा है। कौन सा दर्शनीय स्थल कहाँ है, ठीक है, दर्शनीय स्थल यानी दर्शन करने योग्य स्थल जगह
कहाँ है, यहाँ लिखेंगे। तो देखिए जल मंदिर कहाँ है, पावापुरी। ठीक है, किस जिला में, नालंदा जिला में। कौन सा राज्य में, बिहार में। कौन सा देश में, भारत में। तो जल मंदिर है पावापुरी में। वहाँ बोधि मंदिर है बोध गया में। ठीक है, गया जिला। देव सूर्य मंदिर है औरंगाबाद में, गया जिला के बगल वाला जिला औरंगाबाद में। नालंदा विश्वविद्यालय है नालंदा जिला में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है भागलपुर में। गोलघर है पटना में। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। आगे बोला जा रहा है, अपने शिक्षक से सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये मगध साम्राज्य के राजा थे, कौन, अशोक। तो देखिए लिखेंगे, सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। तो ये कौन से वंश के थे, मौर्य वंश के थे, ये याद रखना बहुत जरूरी है। और नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाने वाले कौन थे, कुमारगुप्त। वो किस वंश के थे, वो गुप्त वंश के थे। और ये सम्राट अशोक थे मौर्य वंश के। ये विश्व प्रसिद्ध थे, तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। भू यानी क्या, धरती। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा। ठीक है, उस समय से लेकर आज तक इस साम्राज्य से ना, मगध साम्राज्य से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं रहा। आगे है, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण कैसे संभव है। संरक्षण यानी क्या, उसको हम बचाएंगे। शिक्षक के साथ चर्चा कर लिखिए। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो पुराने बिल्डिंग हैं, जैसे गोलघर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसका रंग पूरा उड़ गया था, तो फिर इसको पेंट किया गया, जगह जगह दरार आ गया था, उसका सीढ़ी जो है ना टूटने लगा था, तो उसको फिर से बनाया गया है। ठीक है, तो ये संरक्षण, ठीक है, तो यही बोला जा रहा है ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण कैसे संभव है। तो उत्तर लिखेंगे, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण निम्नलिखित तरीके से संभव है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नी आधा म और न लिखा हुआ, ठीक है, निम्न और लिखित तो साफ दिखाई पड़ ही रहा है। तो उत्तर लिखेंगे, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण निम्नलिखित तरीके से संभव है। पहला क्या है, ऐतिहासिक स्मारकों के रख रखाव पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत सारे जो स्मारक है ना, उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, जिसके कारण क्या वो धीरे धीरे क्या टूट फूट जाता है। तो ये बोला जा रहा है ऐतिहासिक स्मारकों के रख रखाव पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, कुछ पैसे खर्च करने चाहिए। टूटे फूटे चीजों या भागों की हमेशा मरम्मत किया जाए। जैसे गोलघर का सीढ़ी टूट रहा था तो सीढ़ी मरम्मत किया गया है। ठीक है, पेंट खत्म हो गया था, यानी सुंदरता खत्म हो गया था, फिर से पेंट किया गया। तो ये सब चीजें करनी है। संक्षारित दीवारों को पुनः रंगाई पुताई कराई जाए। आसपास पूर्ण रूप से सफाई पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पूर्ण रूप से सफाई पर, बहुत सारे घूमने के लिए जाते हैं तो कुछ इधर ये फेंक दिए, उधर ये फेंक दिए, तो सर गल जाता है, तो क्या करता है, दीवार को बहुत क्षति पहुंचाता है। तो ये बोला जा रहा है आसपास पूर्ण रूप से सफाई पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात क्या है ना, लोग क्या करते हैं, वो दीवार पे क्या अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है, और भी किसी अपने साथी का नाम लिख देते हैं, इस तरह से किसी का नाम लिख देते हैं, तो उसका सुंदरता क्या होता है, खराब हो जाता है। 5 है, अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसे क्षतिग्रस्त करने से बचाया जाए। अनाधिकृत मतलब क्या, जिसका अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग है, ऐतिहासिक स्मारक है, उस पर अधिकार किसका, सरकार का है। और सरकार चाहती है कि कुछ कुछ भाग है जो अनावश्यक है, ठीक है ना, बहुत ही कुछ ऐसी यूजलेस है, तो उसको तोड़वा भी सकती है। ठीक है, उसके पास अधिकार है, लेकिन जो अच्छी चीज है, ठीक है, तो उसको वो मरम्मत करवाएगी। ठीक है, तो वही बोला जा रहा, अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसे क्षतिग्रस्त करने से बचाया जाए। आगे है, आपके आसपास के किसी भी स्मारक, पुराने या नए भवन के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर जानकारी एकत्रित कीजिए। तो क्या बोला जा रहा है, आपके आसपास के किसी भी स्मारक, पुराने या नए भवन के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर जानकारी एकत्रित कीजिए। तो यहाँ पर पुराने भवन का जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। यहाँ बोला जा रहा है पुराने या नए भवन, ठीक है, तो आपको जो करने का मन है कीजिएगा। यहाँ पर पुराने भवन का एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। फर्स्ट है, वह भवन और स्मारक कब बना।
तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिख रहे हैं। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में बना था। कौन बनाए थे? कुमारगुप्त बनाए थे। किस वंश के राजा थे? गुप्त वंश के राजा थे। 2 है उसे किसने बनवाया, यानी नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया? तो गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने। 3 है वह किन किन सामग्रियों से बना हुआ है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय किन किन सामग्रियों से बना हुआ है? देखिए आंसर लिखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय ईंट, पत्थर आदि से बना हुआ है। उस समय सीमेंट की जगह सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोवा तथा गोंद का इस्तेमाल किया जाता था। तो उस वक्त क्या था? उस वक्त सीमेंट नहीं था, तो सीमेंट की जगह सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोवा तथा गोंद का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और ईंट और पत्थर का तो इस्तेमाल होता ही था। 4 है वह भवन और स्मारक किस उद्देश्य से बनवाया गया होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने के उद्देश्य से बनाया गया था। तो लिखेंगे वह विश्वविद्यालय देश विदेश के छात्रों के पढ़ने के उद्देश्य से बनवाया गया था। ठीक है, अपने देश के छात्र भी पढ़ेंगे और विदेशों यानी दूसरे देश के छात्र भी पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।